नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। तीनों राज्यों के कोरोना अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर। कुल्लू में आग का तांडव देखने को मिला है। लकड़ी के मकान में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। इसके साथ ही 3 परिवार इस आगजनी में बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने मदद की। मणिकर्ण घाटी के गांव देवघर की ये पूरी घटना है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से आग से कई आशाएं खाक हो गई। लकड़ी के मकान में ये भयंकर आग लगी थी और देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले गई। करीब 50 लाख की संपत्ति के नुकसान की संभावना इस आग में जताई जा रही है। इसके साथ ही 3 परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने मदद भी की है। जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मणिकर्ण घाटी के गांव देवरा की घटना है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। भयंकर आग लगी है। लकड़ी के मकान में आग लगी थी और देखते ही देखते ये आग कई घरों में फैल गई। इस भयंकर आग में 3 परिवार बेघर हो गए, जहां पर प्रशासन ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा का पूरा हाल आपको बताते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1694 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 196 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। फरीदाबाद में 132, पानीपत में 161 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 141 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें सोनीपत की तो सोनीपत में 130 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। हिसार पंचकुला में 98 केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 84, यमुनानगर में 83, रेवाड़ी में 89 केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो 84, अंबाला में 78, सिरसा में 60 केस मिले हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा में 2-2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। पंचकुला में 3, यमुनानगर, रेवाड़ी में 1-1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। अंबाला, पानीपत, हिसार, पलवल में भी 1-1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में कुल 66,426 केस हो चुके हैं। 700 लोगों ने हरियाणा में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 53,835 मरीज ठीक हो गए हैं। 11,885 एक्टिव मामले हैं। तो ये हमने आपको हरियाणा का हाल बताया। और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब से जुड़ी कोरोना की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 69 केस सामने आए हैं। एक ही दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। लुधियाना में 13, जालंधर में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। अमृतसर में 7, फिरोजपुर में 5 और पटियाला में 5 केस सामने आए हैं। 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फतेहगढ़ साहिब में भी और कपूरथला में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना के मरीज थे। बठिंडा की अगर बात करें तो 3 लोगों की यहां पर कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बरनाला, फरीदकोट में भी 2-2 मरीज की मौत हुई है। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। लुधियाना में 216 नए केस सामने आए। जालंधर में 158 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। पटियाला में 120, अमृतसर में 111 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। मोहाली की अगर बात करें तो 211 केस यहां से भी सामने आए हैं। गुरदासपुर में 104 नए केस मिले हैं। पंजाब में कुल 55,558 मामले हो चुके हैं। 15,849 एक्टिव केस है और अब तक 1,512 की मौत हो गई है। 500 से ज्यादा गंभीर है, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 59 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि कोरोना की चपेट में ढींसा परिवार भी बढ़ता ही जा रहा है। परमिंदर ढींसा भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोबारा टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपने घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं परमिंदर ढींसा। पिछले दिनों सुखदेव ढींसा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। परमिंदर ढींसा की पत्नी भी वायरस की चपेट में है। तो बड़ी बात यह है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच जो सियासी अमला है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहा है। अब तक कई मंत्री, कई सांसद इसकी चपेट में आ चुके हैं। परमिंदर सिंह ढींसा भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोबारा जब टेस्ट उनका हुआ है तो उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
अपने घर पर ही रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो क्वारंटीन हो गए हैं। पिछले दिनों सुखदेव ढींडसा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और परमिंदर ढींडसा की पत्नी भी कोरोना वायरस की चपेट में है। और पंजाब हरियाणा के बाद बात चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 204 नए केस सामने आए हैं। 24 वर्षीय युवक सहित 2 लोगों ने चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। शहर में कुल 4550 केस अब तक हो चुके हैं। 57 की मौत हो चुकी है और अब तक 2551 लोग ठीक हो चुके हैं। 1939 अब एक्टिव केस है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में 204 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 2 लोगों ने चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो 4450 केस हो चुके हैं। 57 की अब तक अकेले चंडीगढ़ में मौत हो चुकी है। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 139 नए केस भी सामने आए हैं। बिलासपुर में 35, सिरमौर में 34 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। कांगड़ा में 25, ऊना में 17 नए केस दर्ज किए गए हैं। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में 14 नए केस सामने आए। हिमाचल में कुल 6255 केस सामने आए हैं और अब तक 40 की जान चली गई है। लेकिन टोटल आंकड़ा 6255 का है। अब तक 4647 रिकवर हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। 1525 एक्टिव केस हैं। तो लगातार हिमाचल में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ शहर शहर, राज्य राज्य जो है मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो अनलॉक 4 में बॉर्डर पर हिमाचल सरकार नरमी बरतने के फिलहाल मूड में है। डीसी-एसपी के साथ बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने यह निर्देश दिए हैं कि लोगों को आने में परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसलिए रखी है ताकि जो भी प्रदेश में आए उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आसानी से की जा सके। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार फिलहाल विचार कर रही है और इसके लिए जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। सीएम ने यह भी कहा है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय काला महीना चल रहा है। ऐसे में ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जल्द ही धार्मिक स्थलों को खोलेगी। जो बॉर्डर पे रजिस्ट्रेशन का विषय है वो इसलिए हम आवश्यक महसूस कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें बहुत आवश्यक है और उसके कारण हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। नहीं तो आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि इसको और सरल कैसे किया जा सकता है, मॉनिटर कैसे किया जा सकता है ताकि जो आ रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद उसको परेशानी ना हो, उस बात को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी, जहां अनलॉक फेज 4 का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत चीज़ों को लेकर के अभी तक हमने ज़्यादा नहीं खोला है सारा विषय। इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में एसओपी अब जारी करके मंदिरों को खोलने का। और चलिए बात मौसम की करते हैं। हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज। आज से 4 सितंबर तक हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल में 6 सितंबर तक खराब मौसम रहेगा, इसका अनुमान जताया जा रहा है। बारिश के वक्त भूस्खलन का भी खतरा लगातार बना रहेगा। तो बड़ी बात यह है कि मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है हिमाचल में और आज से 4 सितंबर तक हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में 6 सितंबर तक खराब मौसम रहेगा, बारिश के वक्त भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा। तो 6 सितंबर तक का अलर्ट है, लेकिन 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 3 और 4 सितंबर को बारिश जो है वो मैनी प्लेसेस या मोस्ट प्लेसेस हो सकती है। इसके लिए वार्निंग भी इशू की गई है। 3 दिन के लिए जो है हैवी रेनफॉल की वार्निंग रहेगी जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स वाले इलाके हैं। अभी बारिश होने से जो कुछ एक जगह लैंडस्लाइड होने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 सितंबर को अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। जिस तरह से अभी का मैं नज़ारा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि ऐतिहासिक रिज मैदान पर किस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है धुंध की वजह से काफी ज्यादा कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के 3-4 जिले हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 3 सितंबर को अलर्ट का असर ज्यादा देखने को मिलेगा और मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। और अलर्ट को लेकर जो जिला प्रशासन है उन्हें मुस्तैद रहने को कहा गया है, क्योंकि अलर्ट के चलते हिमाचल प्रदेश में आप जिस तरह से देख सकते हैं धुंध की वजह से विजिबिलिटी में कमी आ गई है। काफ़ी ज़्यादा कुछ मीटर की दूरी पर जो है चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो नदी नाले हैं वो उफान पर हो सकते हैं और ऐसे में पेड़ों के गिरने की जो घटनाएं हैं और लैंडस्लाइड होने की जो घटनाएं हैं वो आमतौर पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में प्रशासन को भी मुस्तैद रहने को कहा है, तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है और इसके अलावा लोगों से भी अवेयर रहने को कहा गया है कि अगर वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो ज़रूरी काम से ही बाहर निकले, विशेषकर तब जब काफ़ी ज़्यादा बाहरी बारिश हो रही हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो 7 सितंबर तक इसी तरह से लगातार खराब रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगस्त महीने में जो रेनफॉल है वो सामान्य से 1% ज्यादा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में सितंबर में जो ये लेवल है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो तापमान है उस पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। शिमला से न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। तो ये था मौसम का हाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेटर रैना के रिश्तेदारों के कत्ल का मामला है, जहां पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी बॉर्डर रेंज एसपीएस परमार की अगुवाई में जांच की जाएगी। इसके साथ ही डीजीपी दिनकर गुप्ता खुद केस की निगरानी करेंगे। सीएम ने जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। इस मामले में अब तक 35 लोग पुलिस के रडार पर हैं। डीसी और एसएसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पठानकोट में रैना के रिश्तेदारों पर हमला हुआ था। सुरेश रैना के फूफा और कजिन की इसमें मौत हो गई है। रैना की बुआ की भी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। रैना ने ट्वीट कर जांच में तेजी की मांग की थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कैप्टन ने के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। आईजी बॉर्डर रेंज एसपीएस परमार की अगुवाई में जांच की जा रही है। डीजीपी दिनकर गुप्ता खुद इस केस की निगरानी करेंगे। सीएम ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही सीएम कैप्टन का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्हें पठानकोट में रैना के रिश्तेदारों पर अमानवीय हमले की निंदा करता हूं, ये कहा है। मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और डीजीपी को जल्द से जल्द दोषियों की पहचान करने और गिरफ्तारी करने को कहा गया है। बेटा, मेरे डीसी और एसएसपी ने परिवार से मुलाकात की है और हम सुनिश्चित करेंगे कि गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने ट्वीट किया है। इसके बाद रैना का भी ट्वीट सामने आया है। रैना ने ट्वीट कर पंजाब पुलिस से अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो भयानक से भी परे था। मेरे अंकल की उसी समय मौत हो गई थी। मेरी बुआ और मेरी कजिन को भी गंभीर चोटें आई थी। दुर्भाग्य से जिंदगी से संघर्ष करते हुए बीती रात को मेरी कजिन भी दुनिया को अलविदा कह गई। मेरी दुआ अभी भी गंभीर हालत में है, मेरी बुआ अभी भी गंभीर हालत में, ये कहना है सुरेश रैना का और वो वेंटिलेटर पर है। तो सुरेश रैना की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके साथ उन्होंने पूरे जानकारी दी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। इसके साथ ही रैना ने यह भी कहा है कि अभी तक हमें मालूम नहीं चला कि उस रात आखिर हुआ क्या कुछ था। मैं पंजाब पुलिस से अपील करता हूं कि वो इस मामले को देखें और हम कम से कम ये जानने का हक तो रखते ही हैं कि उनके साथ किसने किया, क्या किया। उन अपराधियों को और अधिक से अधिक अपराध करने के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये कहना है क्रिकेटर सुरेश रैना का, जिन्होंने ट्वीट किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इसके लिए हदायत जारी की है कि सुरेश रैना जी की फैमिली के लिए
वो सुरक्षा का प्रबंध करें जब वो आएंगे। और दूसरा ये है कि वहाँ एसएसपी को इसके लिए हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, मुजरिम तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के परिवार का केस है जिसको पूरा देश देख रहा है और पंजाब सरकार गंभीरता से ले रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। we have found the parties and we are raiding at the different locations and we are very close to this case to investigate. खबर आपको बता रहे हैं, बबीता फोगाट ने खेल रत्न पर फिर उठाए सवाल। राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार को लेकर आपत्ति जताई है। खेल पुरस्कार किसी खिलाड़ी के नाम पर करने की मांग की है। देश में बहुत से वर्ल्ड चैंपियन और बड़े खिलाड़ी हैं। बबीता फोगाट की तरफ से यह कहा गया है राजीव गांधी की बजाय किसी खिलाड़ी के नाम पर खेल रत्न के पुरस्कार का नाम होना चाहिए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान हैं बबीता फोगाट, जिन्होंने खेल रत्न पर सवाल उठाए हैं। राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार को लेकर आपत्ति जताई है। खेल पुरस्कार किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए, ना कि राजनीतिक नेता के नाम पर। देश में बहुत से वर्ल्ड चैंपियन और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार रखने की मांग की है। खेल रत्न अवार्ड जो है वो राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। उसकी जगह अगर किसी खिलाड़ी के नाम पर होता तो और गर्व महसूस होता, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट हमारे देश के अंदर है खिलाड़ी। किसी अगर खिलाड़ी के ऊपर खेल रत्न नाम से दिया जाता तो खिलाड़ियों को भी लेते हुए और गर्व महसूस होता और खिलाड़ी भी मोटिवेट होते। तो हमें उससे खुशी मिलती कि क्योंकि हर जगह ही राजीव गांधी का नाम क्यों, कम से कम खिलाड़ियों से तो उस चीज़ को दूर रखा जाता और ये पुरस्कार खिलाड़ियों के नाम होता। तो और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो रोहतक से सामने आ रही है। रोहतक में टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मार दी है। कार में सवार 2 टीचर्स की मौके पर ही मौत हो गई। बस ड्राइवर ने डिवाइडर को तोड़कर टक्कर मारी है। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार बताए जा रहे हैं। मकड़ौली टोल प्लाजा के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, रोहतक की ये तस्वीरें हैं, हादसे की तस्वीरें हैं जहां पर भयानक हादसा हुआ है। रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही कार में सवार 2 टीचर्स की भी मौत हो गई। बस ड्राइवर ने डिवाइडर को तोड़कर कार को टक्कर मारी। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौके से फरार हो गए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।